हेलो गाइस, माय नेम इज अनिश कुलकर्णी और मैं हूं आपका मेडिकल एडमिशन मेंटोर। तो आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं नीट की ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन प्रोसेस है, क्योंकि जो भी नीट में क्वालिफाई हो रहा है वो स्टूडेंट ये एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई कर सकता है। इसके लिए कोई स्टेट का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप कौन से भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। और ये पूरी एडमिशन प्रोसेस के राउंड्स कैसे होते हैं, कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स क्या है, कितने राउंड्स के क्या रूल्स है, गवर्नमेंट का मॉपअप राउंड होता है क्या, काउंसलिंग राउंड होता है क्या, गवर्नमेंट के सीट्स 2 राउंड होने के बाद किसको वापस जाते हैं, ये पूरी हर चीज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी रहेगा, लेकिन पूरा एंड तक वीडियो देखे ताकि आपको ऑल इंडिया की प्रोसेस इतनी इन डिटेल समझ में आ जाए कि आप अपने दोस्तों को खुद समझा सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले पहले हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके आगे आने वाले सब वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इंस्टाग्राम ओपन करके अस्मी करियर के पेज को लाइक कीजिए, ताकि आपको हर अपडेट डेली आ जाए और आपका कोई भी फॉर्म मिस आउट ना हो जाए। क्योंकि काउंसलिंग राउंड एक दिन में के लिए होता है, अगर आपने वो टाइम पे ध्यान नहीं रखा तो आप काउंसलिंग राउंड से चूक सकते हो, और काउंसलिंग राउंड में सबसे ज्यादा लोएस्ट कट ऑफ आ जाता है। तो ये पूरे डिटेल्स मिलने के लिए आज ही अस्मी करियर के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं मेन अपने वीडियो के लिए ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस। तो वीडियो में सबसे मोस्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस होती किसके लिए है। तो फर्स्ट, ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस होती है 15% गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के लिए। इंडिया में हर स्टेट मिला के जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट आता है जहां पे ये ऑल इंडिया कोटा है नहीं। जम्मू कश्मीर छोड़ के जितने भी स्टेट्स आते हैं वो हर स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 15% कोटा ये ऑल इंडिया एमसीसी एडमिशन प्रोसेस के थ्रू भरा जाता है। तो जितने भी टोटल 234 कॉलेजेस है, हर कॉलेजेस में 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स है, जिसके लिए हर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। ये हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस का। सेकेंड, इंडिया में टोटल 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। ये 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज के टोटल 100% सीट्स ऑल इंडिया एमसीसी कोटा के थ्रू भरे जाते हैं। इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं आता है। 100% में से 85% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के होते हैं और रिमेनिंग 15% सीट्स एनआरआई कोटा के थ्रू भरे जाता है। थर्ड, जितने भी नेशनल लेवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एएफएमसी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, ये यूनिवर्सिटीज के टोटल 100% सीट्स ऑल इंडिया एमसीसी प्रोसेस के थ्रू भरे जाते हैं। और लास्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 50% सीट्स ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस के थ्रू भरे जाते हैं। एक बार और एक एट ए ग्लांस लेते हैं कि ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस के थ्रू 15% गवर्नमेंट कोटा, सेकेंड 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी कोटा, थर्ड 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा इन बीएचयू, जामिया मिलामिया इस्लामिया, एंड फोर्थ 50% ऑल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोटा। तो ये चारों ऑप्शंस में आप ऑल इंडिया के एडमिशन प्रोसेस थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन कौन स्टूडेंट कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब फर्स्ट पॉइंट हो गया कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अब सेकंड पार्ट था एलिजिबिलिटी क्या होगी, कि आप कब एलिजिबल होंगे ये कॉलेजेस के लिए। तो उसमें फर्स्ट पार्ट आता है आपकी बोर्ड की एलिजिबिलिटी। आपको हर कोचिंग क्लास या किसी ने बोला होगा कि नीट के स्कोर के बराबर बोर्ड का एलिजिबिलिटी कवर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्कोर नीट का 720 में से 710 है और आपके बोर्ड के परसेंटेज ओपन कैटेगरी के 48% है इन पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप 1000 करोड़ का डोनेशन भी दे दो फिर भी आप इंडिया में कहीं पे भी एमबीबीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए बोर्ड एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% इन पीसीबी, 150 मार्क्स आउट ऑफ 300 इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सेकेंड, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी और एसटी, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 120 आउट ऑफ 300 इन पीसीबी, लाइक 40% इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और थर्ड, आप जनरल कैटेगरी के हो और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो
तो ये क्राइटेरिया जाता है 45% इन पीसीबी, दैट इज 135 मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये तो हो गया आपका बोर्ड का एलिजिबिलिटी। अब सेकेंड एलिजिबिलिटी आता है आपके नीट के स्कोर के ऊपर का, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पार्ट अगर कवर हो रहे हो देन ओनली यू आर एलिजिबल टू बिकम डॉक्टर, एंड देन जो आपका स्कोर रहेगा नीट का उसके ऊपर आपको एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। आपका स्कोर अगर 600 प्लस है आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे, वो 500 प्लस है प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा, 300 प्लस है डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। एग्जैक्टली कहां मिलेगा ये तो जो 12 तारीख का ऑल इंडिया रैंक आ रहा है उसी से पता चलेगा। तो जो नीट की परसेंटाइल सिस्टम है, अगर आप उसमें जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको नीट में मिनिमम 50 परसेंटाइल होना कंपलसरी है। आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी नीट के 40 परसेंटाइल होना कंपलसरी है, और अगर आप जनरल प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो आपको नीट में 45% होना परसेंटाइल होना कंपलसरी है। अगर आप बोर्ड और नीट ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप आगे की प्रोसीजर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो और ये पूरी प्रोसेस हैसल फ्री, टेंशन फ्री बनाने के लिए पूरा एंड तक पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट आता है कि ये कॉलेजेस का रिजर्वेशन कैसे होता है, कौन से कॉलेजेस में रिजर्वेशन कोटा है, कहां पे एनआरआई कोटा है, कहां पे मुस्लिम मैनेजमेंट कोटा है, ये हर चीज हम लोग अभी ये थर्ड पार्ट में जानेंगे। तो अब थर्ड पार्ट आता है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी, कि कौन से कॉलेजेस में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप जब गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करते हो तो चारों टाइप के रिजर्वेशन आते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। इसका परसेंटेज आप पूरा स्क्रीन पे देख सकते हो। दूसरा जो पार्ट है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज का। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 85% सीट्स मैनेजमेंट कोटा सीट्स रहती है, जहां पे आपको कोई डोनेशन पे नहीं करना पड़ता है। जो उनकी रेगुलर फीस है वो फीस के ऊपर आपको 85% सीट्स में एडमिशन मिल जाएगा, और रिमेनिंग 15% सीट जो रहती है वो रहती है एनआरआई कोटा के लिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे वो एनआरआई सिलेक्ट करके ये 15% सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, जो अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 50% सीट्स ये रिजर्व है जो लोग उनके स्कूल और कॉलेजेस में पिछले 3 साल से पढ़ रहे हैं। अगर आप वहां 3 साल पढ़े हुए हो तो आपके लिए 50% कोटा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्व है। और थर्ड, जामिया मिलिया इस्लामिया के 3 सीट्स डेंटिस्ट्री के जो स्टूडेंट वहां से पढ़े हुए हैं उनका लोकल मैनेजमेंट कोटा के अंदर भरे जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका रिजर्वेशन पार्ट। अब इसके आगे जानते हैं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं इसके अंडर, और उस कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस है और उसकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो अब गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो 15% ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा है, जिसमें रैंक 1 का कॉलेज आता है मौलाना आजाद, जिसका लास्ट ईयर का ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ था 32। तो टोटल गवर्नमेंट जो इंडिया में कॉलेजेस है वो है 234। सो 234 कॉलेजेस है जिसके अंडर 4000 सीट्स है, और ये 4000 सीट्स के लिए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। अगर स्टेट कोटा के थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको महाराष्ट्र में अप्लाई करना है तो महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। आपको गुजरात में अप्लाई करना है तो गुजरात का डोमिसाइल होना आपके पास कंपलसरी है। बट ऑल इंडिया के थ्रू ये टोटल 234 कॉलेजेस में आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं रहती है। सेकेंड, एमबीबीएस डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में टोटल 44 है, और ये 44 डीम्ड यूनिवर्सिटी में टोटल 7000 सीट्स है, और ये 7000 सीट्स के लिए भी कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। बस डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है जिसके वजह से आपको कोई भी फी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय विद्यापीठ सांगली का एनुअल फी स्ट्रक्चर है 17,30,000। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी भी आपको सेम फीस भरनी पड़ेगी। आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तभी भी आपको सेम ही फीस भरनी पड़ेगी, ये बात जरूर याद रखिए। थर्ड, टोटल इंडिया में जो गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस है वो है टोटल 41 कॉलेजेस, और ये 41 कॉलेजेस के 400 सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू ऑल इंडिया कोटा। एंड लास्ट, इंडिया में टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी बीडीएस के लिए 32 है, और ये 32 डीम्ड यूनिवर्सिटी में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3100 के आराम है।
तो ये पूरे सीट्स के लिए आप ऑल इंडिया के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। आप नंबर ऑफ ऑप्शन जितने आपको चाहिए उतने भर सकते हो। अब आगे जानते हैं कि ये दोनों प्रोसेस में अप्लाई करते टाइम इसकी रजिस्ट्रेशन फी की कॉस्ट क्या है, गवर्नमेंट फीस के लिए क्या होगा, ऑल इंडिया के लिए क्या होगा, डीम्ड के लिए क्या होगा, फ्री एग्जिट क्या होता है, ये हर पूरी चीज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानते हैं। अब पार्ट आता है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हो तो टोटल 2 राउंड्स होते हैं, और ये 2 राउंड होने के बाद जो भी सीट्स बचती है वो सीट्स फिर रिस्पेक्टिव स्टेट के तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब महाराष्ट्र से टोटल 24 कॉलेजेस अप्लाई कर रहे हैं और ये 24 कॉलेजेस में अराउंड 600 सीट्स है। अब 2 राउंड हो गए ऑल इंडिया के, जिसमें से 500 सीट्स भर गई। अब बची हुई जो 100 सीट्स रहती है वो वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट वो सीट्स के लिए एडमिशन प्रोसेस लेता है। सेकेंड पार्ट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए टोटल 3 राउंड्स रहते हैं। 2 रेगुलर राउंड हो गए, तीसरा मॉपअप राउंड होता है, और ये तीनों राउंड होने के बाद जो भी रिमेनिंग सीट्स है वो वापस डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास जाती है और फिर वो रिमेनिंग सीट्स के लिए हर डीम्ड यूनिवर्सिटी अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस लेती है। तो अब ये राउंड्स कैसे होते हैं, हर राउंड का रूल्स क्या है, फ्री एग्जिट कौन से राउंड में मिलेगा, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट विथ राउंड 1। अब राउंड 1 में अप्लाई करने से पहले हम लोग जानते हैं कि कितना कितना फीस स्ट्रक्चर आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको बस 15% ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा के लिए अप्लाई करना है और आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ती है और 10,000 रिफंडेबल डिपॉजिट आपको देना पड़ता है। अब ये रिफंडेबल डिपॉजिट कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये तो हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड, अगर आप ओबीसी या कोई भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आपको बस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है तो 500 नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट रहता है और 5000 रिफंडेबल डिपॉजिट रहता है। तो अगर आपने प्रोसेस इसको अच्छे से फॉलो किया आपको 5000 रिटर्न मिल जाएंगे। अगर ये प्रोसेस में आपने कोई भी गड़बड़ी की तो आपको ये 5000 रिफंड नहीं मिलेंगे। ये तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फीस स्ट्रक्चर। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको कितना पे करना पड़ता है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो अब और कोई भी कैटेगरी से रहो, आप ओबीसी रहो, ओपन, जनरल, SC ST, कोई भी कैटेगरी के रहो, आपको 5000 रुपए रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है जो आपको वापस नहीं मिलेगा, और 2 लाख रुपए रिफंडेबल अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। टोटल 2,05,000 का आपको पेमेंट करना पड़ता है। अगर प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया आपके 2 लाख आपको वापस मिल जाएंगे प्रोसेस खत्म होने के बाद। प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी की तो ये 2 लाख रुपए आपके जा सकता है। अब तीसरा पार्ट है कि ये 2,05,000 रुपए का अमाउंट जब आपको पे करना रहता है तो बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के जो लोग यूज करते हैं उनका 2 लाख का लिमिट नहीं रहता है और वो पेमेंट उस दिन वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो पहले बैंक में जाके या फिर उनके हेल्पलाइन सेंटर पे कॉल करके अपना इंटरनेट बैंकिंग का या फिर आपका डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का लिमिट 2,05,000 है कि आप चेक करो। अगर आपका लिमिट होगा तभी आप इतना पूरा पेमेंट एक साथ कर सकते हो, अदरवाइज आपको करने नहीं आता है। ये तो हो गया पेमेंट का। अब इसके आगे जानते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट जो आपको करना पड़ता है वो है MCC के साइट पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको आपका एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड के जैसे आपका नाम, आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम, बर्थडे और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बार होता है, अब होता क्या है, आप क्या करते हो, एजेंट के पास एडमिट कार्ड दे देते हो और अगर ऐसा आपने किसी के पास दिया तो वो बंदा आपके नाम से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और बाद में कोई भी फॉरगेट पासवर्ड या कुछ भी करके आप वापस रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप ऑल इंडिया की ये प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे और आप इस साल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। तो इसके वजह से आपका एडमिट कार्ड, आपका रोल नंबर, आपका एप्लीकेशन आईडी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने शेयर किया, किसी ने उसका मिसयूज किया तो आप ये पूरे प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे और एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप AFMC के लिए अप्लाई करने वाले हैं।
तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी सब अगर आप ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आपको बस 11,000 का पेमेंट करना है। बट आप अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो आपको 2,05,000 का पेमेंट करना है। अब एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाले हो तो कंपलसरी बाकी गवर्नमेंट और ये सब कॉलेजेस को सिलेक्ट कंपलसरी कीजिए, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा फी तो नहीं भरने पड़ने वाली है। नो डाउट आपको वहां पे मिलने के चांसेस कम है, लेकिन आप सिलेक्ट करके एटलीस्ट वो ऑप्शन तो दे सकते हैं। तो ये बात जरूर याद कीजिए कि जो स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो स्टूडेंट कंपलसरी गवर्नमेंट कोटा के लिए टिक मार्क कीजिए। हाँ, अगर आप बस गवर्नमेंट कोटा के लिए अप्लाई करने वाले हो तो डीम को टिक मार्क मत कीजिए, ताकि आपको 2,05,000 रुपए पे करना ना पड़े। तो ये तो पार्ट हो गया पेमेंट का। आप फर्स्ट राउंड का आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपको प्रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। आप अभी अनलिमिटेड प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपको पहले एमबीबीएस के प्रेफरेंसेस देने हैं, उसके बाद बीडीएस करना है, वापस प्राइवेट एमबीबीएस करना है, प्राइवेट मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी का एमबीबीएस डालना है या बीडीएस डालना है, आप कोई भी मिक्सचर कर सकते हो। अब ये प्रेफरेंस प्रॉपरली भरना ये पूरे प्रोसेस का 99% सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वहां पे मोर देन 50% स्टूडेंट गलती करते हैं और उसी गलती की वजह से एडमिशन का 1 साल पूरा वेस्ट चला जाता है। और ये अगर 1 साल वेस्ट नहीं जाना चाहिए तो आज ही अस्मी के पास रजिस्ट्रेशन कीजिए ये पूरा प्रेफरेंस फॉर्म प्रॉपरली फिलअप करने के लिए। क्योंकि मैं तो आपको ये वीडियो में पूरा एडमिशन प्रोसेस बता रहा हूं, लेकिन प्रेफरेंस भरना इससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पर्सनलाइज रहेगा, आपके मार्क्स के ऊपर, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, जनरलाइज नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस जनरलाइज है। तो आपको पूरे प्रेफरेंसेस भरने हैं। आप अनलिमिटेड प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन आप देते टाइम 30 to 35 प्रेफरेंसेस देने का ट्राई करो। कैसे? 10 कॉलेजेस जहां पे आपको एडमिशन चाहिए बट मिलने के कोई चांसेस नहीं है, लाइक मौलाना आजाद हो गया, मुंबई का केईएम हो गया, सबको एडमिशन चाहिए रहता है वहां पे। बात के 10 कॉलेजेस जहां पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज कोल्हापुर हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज बेलगांव हो गया, ये सब कॉलेजेस। और उसके एंड में जहां पे आपको एडमिशन मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ऐसे आप कॉलेजेस के प्रेफरेंस दीजिए ताकि प्रॉपरली आपका प्रेफरेंस फॉर्म सेटल हो जाए। अब ये प्रेफरेंस फॉर्म आपको भरना पड़ता है और ये प्रेफरेंस आपको लॉक करना पड़ता है। प्रेफरेंस भरने के बाद अगर आपने फॉर्म लॉक नहीं किया तो डेडलाइन के डेट पे आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। नहीं किया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपरली चेक करके भरना है तो आप खुद लॉक करो, ताकि आपको एक बार कंफर्म मिले, आपको एक सहायता मिले कि हाँ मैंने लॉक किया होगा। ये फॉर्म लॉक करने के बाद फिर 2 से 3 दिन के बाद अलॉटमेंट होती है राउंड 1 की, कि आपको कहां पे कौन सा कॉलेज मिला, कौन सी ब्रांच मिली, या फिर आपको कुछ भी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं मिला। तो आगे का पार्ट आता है कि अलॉटमेंट मिली तो क्या करना पड़ता है, अलॉटमेंट नहीं मिली तो डायरेक्टली सेकेंड राउंड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पार्ट हम लोग अभी जानते हैं कैसे होता है। अब ये अलॉटमेंट होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बताने वाला हूं, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट मिसगाइड होते हैं एवरी ईयर। कि कोई तो आपको रिलेटिव बोल देता है कि अरे बेटा आपका रैंक 6,000 है, आप एक काम करो, आप गवर्नमेंट कॉलेज मिरज सबसे ऊपर भर दो, क्योंकि आपका फर्स्ट चॉइस है तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आपको एक मेन चीज बोलने वाला हूं कि अगर आपका रैंक 6,000 है और आपने गवर्नमेंट मिरज का प्रेफरेंस फर्स्ट डाल दिया, और एक स्टूडेंट है जिसका गवर्नमेंट कॉलेज का रैंक 4,000 है और उसने गवर्नमेंट मिरज 10th रैंक पे डाल दिया और मिरज में एक ही सीट बची है, तो इस सिचुएशन में जिसने प्रेफरेंस फर्स्ट भरा हुआ है उसको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। जिसने प्रेफरेंस 10th को भरा हुआ है और जिसका एआईआर रैंक कम है उसी को एडमिशन मिलने वाला है। और इसी चीज की वजह से आपको प्रॉपर काउंसलिंग लेके ये प्रेफरेंस फॉर्म भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा पछताना बाद में जाके पड़ सकती है। इसके बाद अलॉटमेंट हो गई। अलॉटमेंट के बाद 2 ऑप्शंस आते हैं आपको, जिनकी अलॉटमेंट हो नहीं है वो आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको वापस रजिस्ट्रेशन फी भरने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। जिनकी अलॉटमेंट हुई है उनके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आप कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए या फिर आप वो एडमिशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है तो आपके उसके लिए जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, लाइक अभी फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको फॉर एग्जांपल बीजे हुआ है तो आपको वो कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहां पे फीस स्ट्रक्चर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको एडमिशन लेना रहता है।
और वो एडमिशन लेने के बाद कॉलेज आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर राउंड 2। अगर वहां पे आपने यस किया, आपका एडमिशन कंफर्म है, बट स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर सेकेंड राउंड। वहां पे आपने नो कर दिया तो आपका वो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और आप राउंड 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ गया? आपको अलॉटमेंट मिली है, आपने वो अलॉटमेंट लेनी है, तो आप क्या करोगे? वो कॉलेज में जाओगे, फीस स्ट्रक्चर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि राउंड 2 में आपको अप्लाई करना है क्या। वहां पे यस किया, आप सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका फर्स्ट चॉइस फिक्स रहेगा। नो किया तो आपका फर्स्ट चॉइस फाइनल हो गया, आप सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरा जो चॉइस था कि आपको अलॉटमेंट मिला है बट आपको लेना नहीं है, तो फर्स्ट राउंड के लिए फ्री एग्जिट रहता है। अब ये फ्री एग्जिट क्या है? आपको पता है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 अप्लाई किया था, पे किया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी ने आपने 2 लाख रुपए पे किए थे। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल रहा है और आपने नहीं लिया, तो ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिलने के लिए आप एलिजिबल हो, वो आपका डिपॉजिट नहीं जाएगा फर्स्ट राउंड तक। या तो फर्स्ट राउंड में ये फ्री एग्जिट में मिला हुआ कॉलेज आप कैंसिल कर सकते हो और आपका डिपॉजिट सेफ ही रहेगा। तो एक बार एट ए ग्लांस में हम लोग फर्स्ट राउंड का प्रोसेस देखते हैं। राउंड 1 की अलॉटमेंट हो गई, अलॉटमेंट में आपको एडमिशन मिल गया, लेना है आप कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए, नहीं लेना है आप फ्री एग्जिट ले सकते हो। और सेकेंड पार्ट, जिन लोगों को एडमिशन मिला ही नहीं है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली अभी तक का पूरा प्रोसीजर आपको इन डिटेल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार वापस ये वीडियो चेक कीजिए, और भी डिफिकल्टीज है तो क्वेश्चन आंसर्स आप ये पूरे वीडियो में पूछ सकते हैं। अब ये तो हो गया राउंड 1 के बारे में। अब दूसरा राउंड जो वापस गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों के लिए होने वाला है। तो एक फायदा क्या है कि अगर आप कोई भी स्टेट प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करने मिलता है, बट ऑल इंडिया में आप एवरी राउंड को अप्लाई रजिस्ट्रेशन न्यू कर सकते हो। तो राउंड 2 चालू हो गया। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने राउंड 1 में फॉर्म भरा हुआ है, आपको वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। लेकिन जिन लोगों ने राउंड 1 में फॉर्म नहीं भरा था लेकिन उनको ये प्रोसेस में आना है, तो उन स्टूडेंट्स को नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वापस ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट के बाद वो ये प्रोसेस में आ सकता है। बट एक दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लोगों ने नया रजिस्ट्रेशन किया है बट ऑब्वियस वो तो नया प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करेंगे, बट जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था और प्रेफरेंस फॉर्म भरा था, वो स्टूडेंट्स को भी कंपलसरी राउंड 2 में नया फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आपने राउंड 2 में नए ऑप्शंस नहीं दिए तो आप ये राउंड के लिए अलॉटमेंट के लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो एक ध्यान से सोचिए कि राउंड 1 में जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन लोगों को राउंड 2 में वापस नया ऑप्शन देना पड़ेगा। अपने ऑप्शन दे दिए, अब राउंड 2 की वापस अलॉटमेंट हो जाएगी। राउंड 2 की अलॉटमेंट होने के बाद अब आगे प्रोसेस क्या रहेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राउंड में तो फ्री एग्जिट था, आपके पैसे सेफ है, लेकिन राउंड 2 में ऐसा होने नहीं वाला है। और इसके वजह से राउंड 2 में प्रेफरेंस भरना इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हो गया कि राउंड 2 का अलॉटमेंट आ गया। अब देखते हैं कि राउंड 2 के अलॉटमेंट के बाद क्या होगा। एक, वापस 3 ऑप्शंस आएंगे कि आपको एडमिशन मिला है, आपने एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है। और दूसरा पार्ट कि आपको एडमिशन ही मिला नहीं है तो आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में जाओगे। अब इसमें थर्ड राउंड में कौन जाएगा? जिसने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फॉर्म भरा था उनका तो प्रोसेस खत्म हो गया, वो तो आउट ऑफ द प्रोसेस चले गए। बट जिन लोगों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और दोनों राउंड में कुछ भी नहीं मिला है, वो डायरेक्टली थर्ड मतलब मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि एडमिशन मिला नहीं है, आपका गवर्नमेंट प्रोसेस था, आप आउट हो गए प्रोसेस से। आपका गवर्नमेंट प्लस डीम था तो आप मॉपअप राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिला हुआ है और अभी आपको कॉलेज वो लेना है या नहीं लेना है, इसमें पूरा डिस्कशन आपका होगा। तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिला है और वो लेना है। अब लेना है उसमें भी 2 केसेस आएंगे। एक, जिनको नया एडमिशन मिला हुआ है, मतलब फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला था, सेकेंड राउंड में उनको मिला है गवर्नमेंट कॉलेज सोलापुर, तो आपको डायरेक्टली वो नए कॉलेज में जाके कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करके आपको एडमिशन लेना है और आप ये प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, आपका वो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में एक स्टूडेंट है जिसको बीजे मेडिकल मिला हुआ है और सेकेंड राउंड में मिला है उसको केईएम मुंबई, तो उन स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट बीजे मेडिकल में जाना पड़ेगा,
कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर वापस लेके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वापस लेके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके उनको सेकेंड कॉलेज जो उनको मिला हुआ है वहां पे जाके उनको वापस नया एडमिशन करवा के लेना पड़ेगा। समझ रहा है? फर्स्ट टाइम एडमिशन मिल रहा है, आप डायरेक्टली कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए। अगर आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन मिल रहा है तो आपको फर्स्ट कॉलेज में जाके एडमिशन कैंसिल करवा के सेकेंड कॉलेज में वापस जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ये तो हो गया जिनको एडमिशन लेना था। अब दूसरा पार्ट कि जिनको एडमिशन मिला हुआ है बट एडमिशन नहीं लेना है, उनका क्या? तो वो एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, बट उनका लॉस क्या होगा? वो एडमिशन कैंसिल करते टाइम उनको उनकी पूरी फीस फॉरफीचर करनी पड़ेगी। फॉरफीचर मतलब अगर आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया था तो आपने 10,000 रिफंडेबल अमाउंट भरा है। अगर आपको गवर्नमेंट का एक कॉलेज मिला है जो अभी आपको नहीं चाहिए तो वो 10,000 आपको वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है तो आपने कितने अमाउंट भरी है? 2 लाख। तो वो 2 लाख आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो आप एग्जिट विथ फॉरफीचर सेकेंड राउंड में कर सकते हो, बट सेकेंड राउंड में जब आप एग्जिट विथ फॉरफीचर करते हो तब आपकी अमाउंट आपको वापस नहीं मिलती है, जो रिफंडेबल 2 लाख डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है और 5,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और एक दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म करते हो तो आपका वो एडमिशन फाइनल हो गया और उसके बाद आप बाकी सब प्रोसेस से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हो। जैसे आपने महाराष्ट्र में अप्लाई किया है और ऑल इंडिया में भी अप्लाई किया है, ऑल इंडिया में आपका सेकेंड राउंड का एडमिशन कंफर्म हो गया तो आप ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र के प्रोसेस से बाहर हो गए। आप महाराष्ट्र के प्रोसेस में वापस अप्लाई नहीं कर सकते हो और ये सब पॉइंट्स के वजह से महाराष्ट्र और ऑल इंडिया की प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जिन लोगों को 3-4 साल का एक्सपीरियंस है वो भी गलती कर देते हैं, आपका तो 1 साल का ही एक्सपीरियंस नहीं है। और इसी के वजह से जो कंपनी 7 साल से इसमें काम कर रही है वो कंपनी के पास, मतलब वही अस्मी, आप रजिस्टर करो ताकि ये जो भी प्रोसेस है जहां पे आप 2 लाख रुपए डालने वाले हो, 20 लाख साल की फीस है, वो प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो होने के लिए अस्मी के पास आज ही रजिस्टर कीजिए। हेल्पलाइन नंबर पूरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसमें आज ही आप ऐड हो जाएंगे। और अब देखेंगे कि मॉपअप राउंड कैसा होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है। अभी हम लोग बात करते हैं थर्ड राउंड के बारे में। अब ये राउंड 3 नहीं बोलते इसको बोलते हैं मॉपअप राउंड। तो मॉपअप राउंड जो होता है वो बस डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है। जैसे मैंने आपको सबको पहले बोला था कि राउंड 2 स्टेट का जो ऑल इंडिया का होता है, उसके बाद जो भी सीट्स बचती है वो वापस चली जाती है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये जो राउंड है वो बस डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है। अब ये राउंड में अप्लाई कौन कर सकता है? जो स्टूडेंट को दोनों राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई थी वही स्टूडेंट ये राउंड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मॉपअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों को सेकेंड राउंड में एडमिशन मिला था बट जिन्होंने वो एडमिशन मिलने के बाद छोड़ दिया था वो लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनको एडमिशन मिला है और उन्होंने ले लिया है वो स्टूडेंट भी ये राउंड में अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये राउंड का क्या रूल्स है कि ये राउंड में वापस नया रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ये नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वापस एमसीसी के वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाके आपके पूरे प्राइमरी डिटेल्स, उसके बाद आपको कंपलसरी डीम्ड यूनिवर्सिटी का 2,05,000 रुपए का पेमेंट करना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि जिन लोगों ने सेकेंड राउंड में अप्लाई किया था और एग्जिट विथ फॉरफीचर किया था उनके तो 2 लाख गए, वो स्टूडेंट वापस नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उनको नया रजिस्ट्रेशन का एक लास्ट चांस मिलता है, लेकिन ये नया रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कंपलसरी 2,05,000 रुपए वापस पे करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पे किए तो आप ये वापस मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन पार्ट। न्यू रजिस्ट्रेशन प्लस 2 राउंड में जिनको नहीं मिला था वो लोग ये राउंड के लिए एलिजिबल है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका चॉइस फिलिंग। ये चॉइस फिलिंग जो नया रजिस्टर कर रहे हैं उनको भी नया फॉर्म भरना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया था उनको पेमेंट वापस नहीं करना है, बट उनको भी नया फॉर्म आपको कंपलसरी भरना पड़ेगा। आपने चॉइस फिलअप कर दिया, इसके बाद मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और वो रिजल्ट के बाद वापस नेक्स्ट प्रोसीजर चालू हो जाएगी। अगर आपको एडमिशन मिला है तो आपको वो कॉलेज में जाके एडमिशन कंपलसरी लेना पड़ेगा। आपको एडमिशन नहीं मिला है, सेकंड केस, आपको एडमिशन नहीं मिला है और आप तो डायरेक्टली काउंसलिंग राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक थर्ड केस कि आपको एडमिशन मिला हुआ है
लेकिन आपको नहीं लेना है तो आप वो एडमिशन कैंसिल कर सकते हो, लेकिन यहां पे भी आपको एग्जिट विथ फोरफीचर करना पड़ेगा। जैसे भी मैंने आपको ग्राफ में दिखा है कि फर्स्ट एडमिशन मिला, आपको लेना है, कॉलेज में जाओ, एडमिशन ले लो। सेकेंड, एडमिशन मिला है, लेना नहीं है, तो आप एग्जिट विथ फोरफीचर कर सकते हो, जहां पे आपके 2 लाख रुपए कट हो जाएंगे। थर्ड, आपको एडमिशन ही नहीं मिला है तो आप डायरेक्टली कॉलेज के काउंसलिंग राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये प्रोसीजर का एक फायदा क्या है कि आप एवरी राउंड में आपका नया रजिस्ट्रेशन होता है, बट लॉस क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि बहुत सारे लोग जिनका थोड़ा मीडियम स्कोर है वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई करते रहते हैं और फिर थर्ड राउंड में ये ऑल इंडिया के प्रोसेस में आ जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और उसके वजह से ये कट ऑफ हाई हो जाता है। मतलब आप स्टेट में जब अप्लाई करते हो तो कट ऑफ हमेशा लो लो होता है। लाइक फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 500 असेबल नंबर है, तो सेकंड का 600 हो जाएगा, थर्ड का 700 हो जाएगा। तो आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि लास्ट ईयर केएलई कॉलेज का जो बीडीएस है, केएलई बेलगांव में है, और उनका जो बीडीएस था, उनका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था 170 के आसपास, सेकेंड राउंड का कट ऑफ था 175 180 के आसपास, और जो थर्ड राउंड का उनका कट ऑफ था वो गया था 350 के आसपास। क्योंकि फर्स्ट 2 राउंड तक सब लोग हर जगह ट्राई करते हैं, और जब उनको एडमिशन नहीं मिलता वो थर्ड राउंड में जंप करते हैं, और थर्ड राउंड का कट ऑफ उसके वजह से एग्जैक्ट डबल हो गया था। और इसी चीज के वजह से ऑल इंडिया राउंड हो गया या फिर आपका स्टेट का राउंड हो गया, काउंसलिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे आपको अगर कोई दवाई लेनी है, सर्दी खांसी हो गई या जो भी दवाई लेनी है, या फिर कोविड अभी बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो कोविड का इफेक्ट घर पे आप बैठ के नहीं कर सकते, आपको कंपलसरी हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही आपका मेडिकल एडमिशन प्रोसेस लाइफ में एक बार ही होता है, और वो अच्छे से होने के लिए आपको प्रॉपर काउंसलर, अस्मी जैसे काउंसलर के टीम के पास आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। एक मिस्टेक आपको गवर्नमेंट से डीम में भेज सकती है, एक मिस्टेक आपको डीम से डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करने लगा सकती है। तो ये तो हो गया मॉपअप राउंड के बारे में। अब मॉपअप राउंड के बाद और एक राउंड होता है काउंसलिंग राउंड। मतलब मॉपअप राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए हो गया, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जितनी भी सीट्स बचती है वो सीट्स वापस जाती है रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास। जैसे मणिपाल हो गया, तो मणिपाल के 5 सीट बचे हैं राउंड 3 के बाद भी, तो थर्ड राउंड के बाद 5 सीट मणिपाल के पास जाएगी, और मणिपाल फिर उसका खुद काउंसलिंग राउंड लेगा। अब ये काउंसलिंग राउंड के लिए कौन एलिजिबल है? जिनको भी राउंड 2 और राउंड 3 में कोई भी ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, जो लोगों ने थर्ड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, वो लोग ये राउंड 3 की काउंसलिंग राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स को राउंड 3 में अलॉटमेंट मिली थी और उन्होंने ले ली है, अलॉटमेंट मिली थी और नहीं ली है, वो लोग काउंसलिंग राउंड के लिए अप्लाई कर नहीं सकते। तो ये काउंसलिंग राउंड की प्रोसेस कैसी होती है? रिस्पेक्टिव जो 44 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनके पास सीट जाएगी, उनके पास सीट जाने के बाद वो ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म ओपन करते हैं। काफी सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, बट ऑब्वियस कोविड की वजह से इस बार हर कोई ऑनलाइन फॉर्म चालू करेगा। वो ऑनलाइन फॉर्म रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके आपको भरना पड़ता है। अब इसमें एक छोटा सा ग्लिच होता है। प्रॉब्लम क्या है, ये हर यूनिवर्सिटीज एक बहुत अच्छा सा काम करती है कि एक ही दिन में 10 से 15 डीम्ड यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग राउंड होता है, और आप हर राउंड अटेंड ही नहीं कर सकते क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टूडेंट चाहिए। तो आपको ये भी प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी कि थर्ड राउंड का कौन से कॉलेज का कट ऑफ क्या था। लाइक थर्ड राउंड का कट ऑफ है एक कॉलेज का 400 और एक कॉलेज का है 480, और आपका स्कोर है 360, तो आपने कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए? जिसका कट ऑफ 400 है, क्योंकि आप 480 पे गए और वहां पे एडमिशन नहीं मिला तो आपका जो 400 वाला कॉलेज है वो भी चला जाएगा। और इसके लिए वापस मैं फोर्स करूंगा कि काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो ये हो गया कि आप रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाओ, उनका फॉर्म भरो, काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड करो, और अगर आपको वहां पे एडमिशन मिल गया तो आप वहां पे एडमिशन ले लो। और ये काउंसलिंग राउंड होने के बाद ये जो एमसीसी की 2 महीने की लेंदी प्रोसेस है, जो कि इजी है अगर प्रॉपरली फॉलो किया तो, डिफिकल्ट बनती है अगर बहुत सारे लोगों का सुन के बायस्ड प्रोसेस की तो ये 4 राउंड हो गए, राउंड 1 राउंड 2 बस गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होते हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 मतलब मॉपअप राउंड जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है, और उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी की बची हुई सीट्स काउंसलिंग राउंड में चली जाती है, और राउंड 1 राउंड 2 के बाद गवर्नमेंट की बची हुई सीट्स स्टेट के लिए चली जाती है। तो ये हो गया ऑल इंडिया का एडमिशन प्रोसेस। आई थिंक हम लोगों ने इतना इन डिटेल आपको बताने का ट्राई किया कि ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी।
ये प्रोसेस का भी जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रेफरेंस, उसके लिए हम लोगों ने एक कट ऑफ सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ है, उसके बारे में भी एंड में आपको बोलूंगा। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा लास्ट पार्ट बताने वाला हूं कि राउंड 1 के लिए कौन एलिजिबल है, राउंड 2 के लिए कौन एलिजिबल है, और राउंड 3 मतलब मॉपअप राउंड के लिए कौन एलिजिबल है, ताकि आपको ये पूरी प्रोसेस एंड में पूरी अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी राउंड 1 की। तो राउंड 1 में कौन एलिजिबल है? जिनका नीट का परसेंटाइल 50 परसेंटाइल है और बोर्ड्स के 50 परसेंटेज है, वो हर कोई स्टूडेंट राउंड 1 के लिए एलिजिबिलिटी हो सकता है। सेकेंड राउंड के लिए कौन एलिजिबल है? जिनको राउंड 1 में एडमिशन मिला था और जिन्होंने यस किया था टिक मार्क कि मुझे सेकेंड राउंड में अप्लाई करना है, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो लोगों ने फ्री एग्जिट लिया था वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कौन नहीं कर सकता? तो एक ही स्टूडेंट कि जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन मिला है लेकिन उनकी बोर्ड की परसेंटेज कम है, या फिर वो उसके वजह से एलिजिबल क्राइटेरिया में बैठ नहीं पा रहे, या उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो वो राउंड 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद मॉपअप राउंड आ गया। मॉपअप राउंड में कौन अप्लाई कर सकता है? राउंड 1 और 2 में जिनको कुछ भी एडमिशन नहीं मिला है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, नया रजिस्ट्रेशन जिनको करना है वो अप्लाई कर सकता है। कौन अप्लाई नहीं कर सकता? तो वो स्टूडेंट है जिनको राउंड 2 में एडमिशन मिला था और उन्होंने वो एडमिशन कंफर्म किया है, ऐसे स्टूडेंट यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट जिन लोगों को राउंड 2 में एडमिशन मिला था लेकिन उन्होंने वो एडमिशन लिया नहीं, ऐसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको कंपलसरी न्यू रजिस्ट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लास्ट, काउंसलिंग राउंड के लिए जिन लोगों को पहले 3 राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई है या कहीं पे भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया हुआ है, ऐसे ही स्टूडेंट काउंसलिंग राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, काउंसलिंग राउंड के लिए कोई भी नया रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट ने याद रखना चाहिए। और लास्ट पार्ट आता है कि ये कॉलेजेस के टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर्स क्या है और ये कॉलेजेस का लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था। हम लोग स्टेट वाइज कट ऑफ का भी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, बट अभी हम वीडियो में ऑल इंडिया के प्रोसेस में जनरल कैटेगरी वाइज लास्ट कट ऑफ क्या था, ओबीसी वाइज क्या था, एससी और एसटी वाइज क्या था, ये बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऐसा बना रहे जहां पे एवरी स्टेट वाइज लास्ट ईयर का लास्ट ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ क्या था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एडमिशन होते टाइम स्कोर नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट एडमिशन ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से होता है, AIR। अगर आपका AIR रैंक के हिसाब से एडमिशन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सेम स्कोर आता है और उसी टाइम AIR निकालते हैं, जिसमें आपके फर्स्ट बायोलॉजी का स्कोर कंसिडर होता है, उसके बाद केमिस्ट्री का स्कोर कंसिडर होता है। बट ऑब्वियस अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का स्कोर सेम है तो आपके फिजिक्स के मार्क कंसिडर करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे। तो ये पूरा क्राइटेरिया लगा के फिर एडमिशन प्रोसेस में आपका ऑल इंडिया रैंक होता है। थर्ड, जो चेक करते हैं कि किसने सबसे ज्यादा सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं, और फोर्थ, जिसका एज सबसे ज्यादा है, हाई है, तो वो कंसिडर करके आपका ऑल इंडिया रैंक बनता है। तो अब इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि ये कॉलेजेस का टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट MBBS कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेज MBBS का फी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है 50,000 से, वो मैक्स चला जाता है 1.2 to 1.5 लाख तक, जो हर स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को कैटेगरी को हर बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी 50% ट्यूशन फी माफ होती है। आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपकी पूरी 100% ट्यूशन फी माफ होती है। सेकंड, अगर आप गवर्नमेंट BDS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका फी स्ट्रक्चर जाता है 40,000 to 80,000। सेम यहां पे भी आपको पूरे रूल्स बेनिफिट मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट MBBS और गवर्नमेंट BDS में एडमिशन लेने में फी स्ट्रक्चर का तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बट ऑब्वियस हर किसी स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज ही रहने वाली है। बट अब दूसरी बात करते हैं, वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी की। अब आप कहीं पे भी MBBS डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका बजट चालू होता है 10 लाख से, वो खत्म होता है 30 लाख तक, 10 लाख to 30 लाख। अब बट ऑब्वियस जिस कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर लो है उनका कट ऑफ नेचुरली हाई रहेगा, और जिन कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर 20 to 30 लाख तक है उनका कट ऑफ ये लो आ जाता है। सेकेंड, जो लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में BDS के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनका फी स्ट्रक्चर जाता है 4 लाख to 7 लाख के बीच में। तो कभी भी एडमिशन लेते टाइम आपका स्कोर और फाइनेंशियल कंडीशन, एरिया, ये पूरा पार्ट कंसिडर करके आपका प्रेफरेंस बनाइए, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया डीम में और उसकी फी स्ट्रक्चर ही आपको पता नहीं थी, तो 2 लाख आपके फालतू के वेस्ट हो जाएंगे कि आपका बजट है 15 लाख तक, लेकिन आपने कॉलेज भर दिया DY पाटिल मुंबई जिसका फी स्ट्रक्चर है 25.60 लाख। सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन मिल गया,
बट ऑब्वियस उतना आप पे नहीं कर सकते। अगर उतना आपने पे नहीं किया तो आपको 2 लाख रुपए का फोरफीचर करना पड़ेगा, जो आपको वापस अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया एडमिशन प्रोसेस। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपका सवाल रहेगा कि ये जो 2 लाख और 10,000 हम लोग भरते हैं वापस कब मिलेंगे? तो ये वापस मिलते हैं जब ये पूरी एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। और लास्ट कि ये प्रोसेस के लास्ट ईयर के कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या क्या थे। तो कैटेगरी वाइज जो लोग जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका लास्ट ईयर का अराउंड कट ऑफ था, ऑल इंडिया रैंक के बारे में बात कर रहा हूं, वो था 12,000। जो लोग जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं जिनको तमिलनाडु में एडमिशन मिला था, आप कॉलेज का नाम देख ही सकते हो। सेकंड, ओबीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ अराउंड 12,000 के आसपास ही था। थर्ड, जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनका जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो 73,000 के आसपास था। और जो एसटी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उनका जो कट ऑफ था वो 87,000 के आसपास था। तो आप एक समझ सकते हैं कि अगर आपका रैंक ऑल इंडिया में ओबीसी और जनरल कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है और आपका रैंक 30,000 बिलो है, या मैक्स में पकड़ के चलो 35,000 बिलो है, तो ही आप ऑल इंडिया के प्रोसेस में फुल फोकस देके ध्यान करो। आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका रैंक 1 लाख बिलो है, तभी आप ये ऑल इंडिया प्रोसेस में आने का ट्राई करो। अदरवाइज आप फोकस करो कि आपके स्टेट लेवल में आपको कहां एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट हो गया प्राइवेट, क्योंकि ऑल इंडिया की प्रोसेस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है ही नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिनके फीस स्ट्रक्चर डीम्ड और गवर्नमेंट के बीच में आता है और जो अफोर्डेबल भी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। और फिर बात आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस के कट ऑफ जाता है 5.5 लाख की तरफ, और इसके बाद भी काउंसलिंग राउंड में ये कट ऑफ थोड़ा लो आ जाता है। तो बट ऑब्वियस डीम्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन कहीं ना कहीं मोर देन स्कोर फाइनेंशियल पे डिपेंड बहुत ज्यादा है। तो ये तो हो गया इन डिटेल ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आई होप कि मैंने ये वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया है। आपने पूरा इस वीडियो में राउंड्स देखे, फीस स्ट्रक्चर देखा, पूरा पार्ट देखा। अब इसके आगे क्या, इसके आगे अस्मी आपको कैसे हेल्प कर सकता है? तो अस्मी ने इसके आगे काम करते हैं मेन 5 स्टेजेस में। फर्स्ट, एडमिशन गाइडेंस। ये तो एक जनरलाइज सेमिनार हो गया, बट हम आपको पूरे अगले 2 महीने के लिए एवरी स्टेप से आगे लेके जाएंगे कि राउंड 1 हो गया, अब क्या करना है, राउंड 2 क्या करना है, व्हाट इज फ्री एग्जिट, व्हाट इज फ्री एग्जिट विद 4 फीचर। क्योंकि जनरलाइज वीडियो में आपको थोड़ी चीजें तो प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो वो पूरा पार्ट हम लोग एडमिशन गाइडेंस में कवर करेंगे। सेकेंड, एडमिशन एंड प्रेफरेंस काउंसलिंग। आपके स्कोर के ऊपर, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर, कौन से एरिया में आपको जाना हुआ है, तो उसके हिसाब से आपके प्रेफरेंसेस क्या होना चाहिए। राउंड 1 क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस 2 क्या होना चाहिए, थर्ड क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस फॉर्म भरना 90% इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पूरा पार्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे। थर्ड, माय कॉलेज कट ऑफ। अस्मी एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर चालू किया है जहां पे आप अपने स्कोर और अपना रैंक डाल के आपको इंडिया में कहां एडमिशन मिलेगा इसकी रेडीमेड लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप माय कॉलेज कट ऑफ आपको हम लोग देंगे। चौथा, एडमिशन एसएमएस अलर्ट। ये पूरी प्रोसेस 2 महीने की रहेगी। कब राउंड्स आ रहे हैं, कुछ पोस्टपोन हो रहा है क्या, कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, ये हर चीज हम लोग एसएमएस के थ्रू आपको कन्वे करेंगे। एंड फिफ्थ, आपका एडमिशन का फॉर्म फिलिंग, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, आपका प्रेफरेंस फॉर्म हो गया, ये पूरी चीज हम लोग इसके थ्रू करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप अस्मी के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये पूरा हैसल फ्री करना है, टेंशन फ्री करना है, तो आज ही अस्मी के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए। पेमेंट करके अपनी पूरी प्रोसेस हैसल फ्री है, ताकि आपके पेरेंट्स, स्टूडेंट, इनको कोई भी टेंशन ना रहे। क्योंकि ये प्रोसेस में बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट में हम लोग मैनेजमेंट कोटा दिलवा देंगे, डीम में आप मुझे इतना पैसा दे दो आपको मैं एडमिशन दिलवा दूंगा, और बहुत सारे फ्रॉड केसेस होते हैं और आपको बाद में पछताना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज ना करे तो अस्मी इज वन ऑफ द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन जो अनबायसली ये प्रोसेस में आपको हेल्प करेगी। तो आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और लास्ट एक बार मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि अस्मी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऑल इंडिया के बारे में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिशन प्रोसेस इन इंडिया, क्योंकि जहां पे आपको विदाउट डोमिसाइल कोई भी स्टेट में अप्लाई करने मिल सकता है। तो मैं हूं आपका दोस्त अनिश कुलकर्णी, साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो सुनने के लिए। अगले वीडियो में वापस मिलते हैं। थैंक यू।